गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में अपन ने मौर्य डायनेस्टी के बारे में स्टार्ट किया था। जो 16 महाजनपद बन गई थी, उन 16 महाजनपदों में से जो एक महाजनपद सबसे ज़्यादा उभर कर आई, उसमें जो है अपन ने मगध या मौर्य डायनेस्टी के बारे में देखा। मगध जो महाजनपद उभर कर आई, उसके बारे में अपन ने देखना चालू किया था। शुरुआती जो उसकी में डायनेस्टी जिसने मगध पर राज किया था, वो 3-4 डायनेस्टी थी। उसको अपन जो है महाजनपद का जब मैंने लेक्चर लिए थे 3 क्लासेस, उसमें मैंने उनमें बता दिया था, जिसमें हर्यंक डायनेस्टी थी, शिशुनाग डायनेस्टी थी और नंद डायनेस्टी थी। ठीक है ना। उसके बाद जो एक नई डायनेस्टी उभर कर आई, वो थी मौर्य डायनेस्टी, जिसको चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। तो कैसे स्थापित किया, क्या हुआ वहाँ पे, तो ये अपन ने पिछली क्लास में पूरा मौर्य डायनेस्टी की जहाँ से भी जानकारी मिल सकती है, कुछ सोर्सेज है जहाँ से मौर्य डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है, उन सोर्सेज के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो ये मेरे वीडियो लेक्चर हैं। ये लेक्चर सभी एग्ज़ामों के लिए जो है ये सफिशिएंट है, चाहे आप यूपीएससी दें, एमपीपीएससी दें, और जितने भी वनडे एग्ज़ाम है, जितनी दूसरी एग्ज़ाम है, क्योंकि कंप्लीट कोर्स है, तो मेंस के लिए भी ये सारे टॉपिक कवर करता है। तो कोशिश करें कि इससे सारी चीज़ें लेने की कोशिश करें, और इतनी डिटेल में यूट्यूब पे आपको कोई और वीडियोस नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप चाहे तो देख ले भली, पर इतनी डिटेल में कोई भी वीडियोस जो है आपको नहीं मिलेंगे। तो मगर मेरे आप वीडियो शुरुआत से अभी तक देखेंगे तो 16-17 वीडियोस हो चुके हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है चीज़ों को समझने में मिलेगा, और सारी की सारी चीज़ें आपको रेडीमेड तैयार मिलेगी। तो आपको खुद से नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी किताबों को पढ़ के। ठीक है ना। तो आज अपन मौर्य डायनेस्टी की क्लास सेकंड लेते हैं। ठीक है ना। और मौर्य डायनेस्टी में पहली क्लास में क्या क्या हुआ था, उसको मैं जल्दी से रिव्यू करवा देता हूँ, उसको अपन जल्दी से देख लेते हैं। तो मौर्य डायनेस्टी के पहले हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी, ये तीनों मैंने महाजनपद पीरियड में करवा दी थी। अब जो अगला टॉपिक है, अपन मौर्य एम्पायर पढ़ेंगे। और मौर्य एम्पायर में करने से पहले मैंने अलेक्जेंडर के बारे में थोड़ा सा बताया था। ठीक है ना, कि उसका मतलब अपने को एक पूरी जो तैयार करते हैं, कहानी का एक जो बेस तैयार करते हैं, कि एक अलेक्जेंडर द ग्रेट था, उसने भारत पर जो है अटैक किया, और तक्षशिला का जो प्रोफेसर था, एचओडी थे, वो थे अपने चाणक्य जी, विष्णुगुप्त। उन्होंने जो है उस समस्या को भांपते हुए वो दौड़ के गए कहाँ पर, मगध में, जहाँ का राजा था धनानंद, नंद डायनेस्टी का आखिरी राजा। उससे उन्होंने आग्रह किया कि भाई अलेक्जेंडर द ग्रेट आ रहा है, तुम थोड़ा सा जो है एक्टिव हो जाओ, और थोड़ा सा सतर्क हो जाओ अपने राज्य के लिए। पर वो जो है था मस्त मौल राम था। ठीक है। तो उसका कुछ हुआ नहीं, और उसने जो है उसका चाणक्य का अपमान वगैरह किया, और ये सब कहानी जो थी वो अपन ने पूरी डिटेल में देखी। अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत में आया, परंतु वो व्यास नदी के तट से या व्यास नदी के किनारे से वापस दोबारा वहाँ से लौट गया। भारत में जो है वो आखिरी व्यास नदी के आगे नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया था, उसके अपन ने कारण देखे थे। ठीक है ना। तो ये अलेक्जेंडर का पूरा अपन ने एम्पायर जो है लास्ट क्लास में अपन ने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। इसके सारे पॉइंट डिस्कस किए थे, 5 नंबर 11 नंबर, या किसी भी प्री में, किसी भी एसएससी में, या रेलवेज, या और जितनी भी एग्ज़ाम होती है, जितनी भी बेसिक वन लाइनर आते हैं, वो सब मैं इसमें कवर करवा रहा हूँ। तो आप इसको एक बार फटाफट देख लें। बाकी मेंस के लिए तो ये क्लासेस ही हैं। स्पेशली अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ये 5 नंबर पूरा डिटेल में क्रोनोलॉजिकल दे दिया है। अलेक्जेंडर के आने के बाद भारत में क्या परिवर्तन आया, इंडिया में क्या क्या परिवर्तन आया। ठीक है ना। अलेक्जेंडर बहुत महान राजा था, तो उसके बाद जो है कुछ हुआ, उसके आने के बाद जो है कुछ 7-8 परिवर्तन जो है आपको दिखे, वो अपन ने दिखे। फिर अपन ने जो है मौर्य एम्पायर के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करी कि मौर्य एम्पायर की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो मौर्य एम्पायर के बारे में जो लिखा हुआ है, एक्चुअली अलेक्जेंडर जब भारत में आया था, तो उसने भारत में लिखने की प्रथा, ठीक है ना, कि राज्य में क्या हो रहा है, लिखने की प्रथा को क्रोनोलॉजिकली करने में अलेक्जेंडर का बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि अलेक्जेंडर के साथ जितने भी लोग आते थे, उनके पास बड़े बड़े फिलोसोफर थे। वो ग्रीक का राजा था, तो वहाँ पे तो बहुत होशियार लोग थे, वो लिखना पढ़ना भी जानते थे। तो उनसे प्रभावित होकर भारत के लोगों ने भी, या राजाओं ने भी अपने यहाँ पर जो है इतिहास को लिखवाना, अपने राज्य के बारे में, अपने कानूनों के बारे में लिखवाना चालू किया। उसके पहले मैक्सिमम चीज़ें जो थी ओरल होती थी, मौखिक मुँह से बोले जाते थे सारे कानून, कि राजा ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा नहीं बोलो। और अलेक्जेंडर के आने के बाद सारे कानूनों को लिखना चालू हुआ। इसीलिए अलेक्जेंडर के बाद जो मौर्य वंश चालू होता है, उसके बाद जितने भी राजा और जितने भी अपने डायनेस्टी या वंश आएंगे, उनके बारे में अपने को बहुत जानकारी है। उसके पहले बहुत कम जानकारी थी, उसके बाद में, क्योंकि हर राजा मतलब जो पिलर बनवा रहा है उस पर लिखवा रहा है, स्तूप्स बनवा रहे हैं उस पर लिखवा रहा है, किताबें लिखवा रहे हैं, अपने बारे में ग्रंथ लिखवा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें करवाना चालू कर दी थी उन्होंने अपने महानता को दिखाने के लिए। तो सबसे पहला जो बुक या सबसे पहला सोर्स जिससे अपने को मौर्य डायनेस्टी के बारे में पता चलता है, वो है मौर्य डायनेस्टी के
एक जो बोल सकते हैं चाणक्य जो गुरु थे, उन चाणक्य गुरु की एक किताब थी अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन पूरी जो सिस्टम था, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, ठीक है ना, जासूसों वाला सिस्टम हो, स्पाइस वाला, चाहे वो वहाँ के रिचुअल्स वाला सिस्टम हो, सारी चीज़ों को जो है उन्होंने अपने अर्थशास्त्र नामक एक किताब में लिखा था। और जो अर्थशास्त्र है वो टोटल 15 किताबों से बना हुआ है, और वो पूरा अर्थशास्त्र, चाणक्य और अर्थशास्त्र को अपन ने डिटेल में कल क्लास में देख लिया था। एक बार आप ये चाणक्य के बारे में अपन ने देखा, फिर अर्थशास्त्र में मैंने बहुत लंबा वीडियो बना की क्लासेस देखी, क्योंकि अर्थशास्त्र बिल्कुल पूछा जा सकता है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है अर्थशास्त्र के बारे में। तो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो आपको पता होनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। तो ये अर्थशास्त्र के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, अर्थशास्त्र के अंदर प्रिजन के बारे में, है ना, लॉ के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, माइनिंग के बारे में, फोर्टिफिकेशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, स्पाइस, इन सब के बारे में चाणक्य ने मुक्त मौर्यकालीन सभ्यता या मौर्यकालीन समय में क्या चल रहा था इन जिन टॉपिकों पर डिस्कस किया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो अपन ने अगला टॉपिक पढ़ा था मेगास्थनीज के इंडिका, और मेगास्थनीज की इंडिका जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर के जाने के बाद उसका एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसने अपना एक जो होशियार व्यक्ति थे या गुरु थे मेगास्थनीज, है ना, फिलोसोफर जो थे, उनको चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा लिखने के लिए। चंद्रगुप्त ने खुद आग्रह करके उनको बुलाया था कि जब ये सेल्यूकस निकेटर से उनकी लड़ाई हुई चंद्रगुप्त मौर्य की, और चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ग्रीक के इतिहास के बारे में इतनी चीज़ें होने के बाद वो प्रभावित हुआ कि हमारे यहाँ तो कुछ भी चीज़ें नहीं है और आपके यहाँ इतनी सारी चीज़ें इतने डेवलप में कैसे है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ जो इतिहास है ना वो लिखा जाता है, कानून जो है वो लिखा जाता है, उनकी किताबें होती है, ऐसा नहीं कि हवाबाजी चल रही है कि कुछ भी पढ़ा दिया, कुछ भी कानून या कुछ भी जो है पारित कर दिया, ऐसा नहीं चलता। तो बोले सर आपके यहाँ का जो एक महान थिंकर या एक महान लिखने वाला लेखक जो है उसको हमारे यहाँ भेजो, ताकि उससे हमारे लोग भी समझें, सीखें, और जो है हम भी उस टेक्नोलॉजी को या उस तरीके को अपनाएं, ठीक है ना, और उसको बोलो कि वो हमारे बारे में भी लिखे। तो जो सेल्यूकस निकेटर था उसने अपना एक जो राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज, उसने उसको भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य शासन के ऊपर उसने एक किताब लिखी जिसको बोला गया इंडिका, ठीक है। और इंडिका के बारे में जो है ये अपन ने पूरा डिटेल में देखा था। फिर कुछ बुद्ध और हिंदू जो टेक्स्ट है उनके अनुसार भी जो है अपने को मौर्य डायनेस्टी के बारे में पता चला था। बाणभट्ट की कादंबरी हो, कुछ बुद्ध के टेक्स्ट हो, जैनिज़्म के कुछ, हेमचंद्र के जैन धर्म के कुछ टेक्स्ट हो, इन सभी से जो है अपने को, या विशाख दत्त का मुद्रा राक्षक नामक एक जो नाटक था, इन सभी से अपने को मौर्यकालीन सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद मैंने क्रोनोलॉजिकल पढ़ाया था, चंद्रगुप्त मौर्य के को अपन डिस्कस कर लिए थे, बिंदुसार से आगे को मेरे को डिस्कस करना है, तो कोशिश करूंगा मैं इन राजाओं को तो आज निपटा दूं सबको, ठीक है ना। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट राजा है वो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये दो ही राजे जो है मेन है, ये बाकी तो सब ऐसे ही हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेंगे, कभी भी ये पूछे नहीं जाते हैं, पर अपने को याद तो करना, ताकि क्रोनोलॉजिकल में रहेगा ना तो अपने को याद करने में आसान होता है अगर चीज़ें इस तरीके से बता दी जाती है तो, ठीक है ना। हालांकि किताबों में इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल है नहीं, इनके बारे में जो है सब ऐसे ही हैं। मेन तो ये चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक तो है ही महान, ठीक है ना, अशोक द ग्रेट। चंद्रगुप्त मौर्य के अपने जीवन की क्रोनोलॉजिकल अपन ने देख लिया था, उसके आगे देखेंगे एम्पेरियल ऑर्गेनाइजेशन चंद्रगुप्त। यहाँ से अपने को देखना था कि चंद्रगुप्त के समय जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर था, है ना, राज्य शासन था, वो किस प्रकार से होता था, उसके बारे में देख लेंगे कुछ पॉइंट चंद्रगुप्त के बारे में। तो मेगास्थनीज ने जो है जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, उसने एम्पेरिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, है ना, कि वहाँ का राज्य शासन कैसा है उसके बारे में लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। He lived in the Maurya capital Patliputra and wrote an account not only in the administration on the city of Patliputra but also Maurya Empire as a whole, ठीक है ना। उसने राजा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो लिखा है, परंतु पूरी सिटी के बारे में भी, पाटलिपुत्र के बारे में भी उसने लिखा है। क्या लिखा है? द किंग वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल हुज मेंबर वर नोटेड फॉर द प्रीवियस टर्म, ठीक है ना। तो जो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके लिए एक सलाहकार समिति होती थी जो उसको सभी चीज़ों पे सुझाव देती थी, है ना, एडवाइजरी काउंसिल जिसको बोल सकते हैं। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्रोविंस एंड ईच प्रोविंसेस वॉज प्लेस्ड अंडर द प्रिंस वॉज द सेशन रॉयल ऑफ डायनेस्टी, ठीक है ना। जो पूरा राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसको छोटे छोटे सेक्शनों में, ठीक है ना, प्रोविंसेस में बांट रखा था, और छोटे छोटे प्रोविंसेस का एक एक राजा, जो छोटा छोटा एक राजा बना जाता था, है ना, जैसे अपने यहाँ CM होते हैं,
तो जो एक छोटा छोटा सीएम उन प्रोविंसेस के ऊपर एक बैठा दिया जाता था, और जितने भी सीएम हैं या प्रोविंसेज हैं वो राज दरबार से ही, राजघराने से ही रिलेटेड होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे या उसके भाई के बेटे थे या कुछ और लोग, जितने भी लोग थे उन्हीं के बच्चों को जो है उनको प्रिंस बना दिया जाता था और उनको इनका छोटे छोटे राज्यों का राजा बना दिया जाता था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र बाय द 6 कमेटी, पाटलिपुत्र का जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 6 कमेटियों के द्वारा थी। 6 कमेटियाँ जिनमें 5-5 मेंबर होते थे, वो पूरा उस वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। कोई पानी के बारे में देखता होगा, कोई कंस्ट्रक्शन के बारे में देखता होगा, कोई टैक्सेशन है ना, वसूली के बारे में देखता होगा, कर के बारे में देखता होगा, ठीक है, कोई प्रिजन या गुनाह या कानून के बारे में, इस प्रकार से अलग अलग, कोई एग्रीकल्चर के बारे में देखता होगा, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कोई देखता होगा, फॉरेन ट्रेड के बारे में कोई अलग अलग देखता होगा। तो 5-5 मेंबर की 6 कमेटियाँ होती थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन्ड अबाउट 2 डजन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 डजन 24 डिपार्टमेंट थे। द मोस्ट स्किलिंग चंद्रगुप्त मेंटेन ऑफ द ह्यूज आर्मी, ठीक है ना, और उसने आर्मी बहुत लंबी मेंटेन करी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी मेंटेन। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्स अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज वाज कैरिड ऑन द बोर्ड ऑफ द 30 ऑफिसर डिवाइडेड इन 6 कमेटी एंड ईच कमेटी कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर, ठीक है। तो ये जो मेन तो 6 कमेटियाँ होती थी, इन 6 कमेटियों में एक में 5 मेंबर होते थे। पर जैसे अब मान लो आर्मी की बात हो गई, तो आर्मी इनमें से एक कमेटी के अंदर आती थी। उस एक कमेटी के अंदर भी जो है 6 कमेटियाँ फिर होती थी। उस एक एक कमेटी में भी जो है 5-5 लोग होते थे। तो इतने सारे ऑफिसर जो है आर्मी को मेंटेन करने का काम करते थे। द मौर्य मिलिट्री स्ट्रेंथ वाज ऑलमोस्ट 3 टाइम डेट ऑफ द नंदाज, ठीक है ना। ये वही सारी बातें लिखी है कि मौर्यों के पास बहुत ज़्यादा जो है आर्मी हो गई थी। धनानंद से भी ज़्यादा आर्मी मौर्य के पास हो गई थी, और ये सारी चीज़ें लिखी गई थी, ठीक है। तो यहाँ तक अपने को बात समझ में आ गई है। अब अगला देखेंगे नेम एंड द टाइटल ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत सारे टाइटल दिए गए हैं, ठीक है ना। तो उन टाइटल के बारे में भी अपने को एक बार बस देख लेना है कि किसने कौन से राइटर ने उनको क्या क्या टाइटल दिया है। ग्रीक राइटर जो है फाइलक्रस, जो ईसा से 3 सदी पहले था, है ना, 3rd सेंचुरी BC, उसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोप्टस के नाम से बताया है, ठीक है ना। तो इस राइटर ने, कभी आपसे पूछ ले कि भैया किसने इसको बताया है, तो ग्रीक राइटर था जिसने इसको सेंट्रोकोप्टस बोला है। एक रोमन राइटर थे, ये 3 रोमन राइटर थे, स्ट्राबो, एरियन और जस्टिन, ठीक है ना। इन्होंने 2nd सेंचुरी में, ईसा के 2वीं सदी में इसको सेंट्रोकोटस बोला है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। इन लैटिन लैटिन भाषा में चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। द किंग एपिटेट मेंशन्ड इन द संस्कृत प्ले मुद्रा रक्षक, मुद्रा रक्षक में जो है इसको चंदासिरी या वृषाला के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, चंदासिरी या चांदसिरी। आगे बात समझ में। तो इसको टाइटल दिए गए थे भाई साहब को, अलग अलग राइटरों ने अलग अलग नाम दे रखे थे इनको। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अपन देखेंगे उसका बेटा बिंदुसार, ठीक है ना। चंद्रगुप्त एक एज में आने के बाद जो है वो रिटायर होना चाहता था, ठीक है, और उसका जो बेटा था वो बहुत योग्य बेटा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजगद्दी को छोड़ा और जीवन के अंतिम समय में उसने जैन धर्म, एक भद्रबाहु करके जैन मुनि थे, उसकी शरण में जो है जैन धर्म का अनुयायी बना, और अंत में वो जो है कर्नाटक जाकर श्रवणबेलगोला में जो है उनकी संलेखना विधि या के द्वारा, जैन विधि के द्वारा जो है अपने आप प्राण त्याग दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उनकी मृत्यु के बाद जो है उनका बेटा बिंदुसार जो है वो मौर्य डायनेस्टी का अगला राजा बना। देखेंगे इसके बारे में। चंद्रगुप्त सन बिंदुसार सक्सीड हिम एज एन एम्पायर इन 297 BC, ठीक है ना, आल्सो नोन एज अमित्रकोटस, ठीक है ना। और ग्रीक भाषा में जैसे ग्रीक ने उसको नाम दिया था सेंड्रोकोटस, तो इसको बिंदुसार को नाम दिया है अमित्रोकोटस। वहाँ ग्रीक में ऐसे नाम होते थे, ठीक है ना। ग्रीक देश था, वहाँ पे कोटस नाम होते थे, सबके पीछे कोटस लगा दो, ठीक है। तो इसका नाम था भैया अमित्रकोटस, ठीक है ना। तो अमित्रकोटस मतलब इसने सभी जो दुश्मन हैं उन सबको नाश करने वाला था, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्स इन द ग्रीक, ठीक है। महाभाष्य जो है उसने इसी व्यक्ति का नाम अमित्रघात रखा है, अमित्रघात, किलर ऑफ एनिमीज, है ना। तो ये अलग अलग है। महाभाष्य जो किताब है, महाभाष्य जो है उसमें इसका नाम अमित्रघात रखा गया है। ग्रीक माइथोलॉजी या ग्रीक राइटरों ने इसका नाम अमित्रकोटस रखा है।
द आजीविका में जो सेक्ट है उसने जो है फॉर्च्यून टेलर हूँ प्रिफेस्ड बिंदुसार अबाउट हिज सन अशोका's फ्यूचर ग्रेटनेस, ठीक है ना, और ये सारी बातें हैं। और आज ये आजीविका करके एक धर्म था, उस धर्म ने बिंदुसार के बेटे जिसका नाम है अशोक महान, जो अब अगला आएगा, उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है और उसकी महानता के, जब वो पैदा हुआ था तो उसी के फॉर्च्यून, उसके बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। अब राजा का बेटा होगा तो उसकी तो सब वाह वाह करेंगी, मरना है किसी को कि उसके बारे में बोल दे कि ये तो किसी काम का नहीं है, ठीक है ना, तो वो नहीं बोल सकते ऐसा। तो उन्होंने लिखा है बिंदुसार कन्क्वायर्ड लैंड बिटवीन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, है ना, भाई साहब ने जो है अरेबियन सी, गुजरात से लेके उधर बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश, मतलब अपने पश्चिम बंगाल तक का पूरा एरिया, जो नॉर्थ से ईस्ट से नॉर्थ वाला जो पूरा एरिया है, इस पूरे भाग पे कब्जा कर लिया था। द तिब्बतन मोंक तरंता स्टेट डेट वन ऑफ द बिंदुसार लॉर्ड चाणक्य मेड हिम किंग ऑफ 16 टाउन एंड मास्टर ऑफ ऑल द टेरिटरी बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एरिया, ठीक है। तो इनके समय भी चाणक्य जिंदा थे, चंद्रगुप्त मौर्य तो चला गया था, परंतु चाणक्य इनके समय भी जिंदा थे और वो इनके कोर्ट में सबसे महान या सबसे सीनियर पंडित या बोल सकते हैं सलाहकार थे। और उसी चाणक्य ने ही इनको जो है, किसको, बिंदुसार को जो है राजा बनाया था। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेबो एंटियोचस सीरियन किंग सेंट डेमिशियस एज एन एम्बेसडर टू द बिंदुसार कोर्ट। हाँ, ये याद रख लेना, वन लाइनर में अगर कभी आता है, ठीक है ना। स्ट्राबो ने बताया है कि एक सीरियन, जो सीरिया है ना, सीरिया देश का राजा था एंट्रियोचस, उसने डाइमेचस नाम का एक एम्बेसडर, राजदूत इसके दरबार में भेजा था, जैसे मेगास्थनीज को भेजा गया था सेल्यूकस निकटर के द्वारा। इट इज़ बिलीव्ड दैट द बिंदुसार जॉइंड द जीविका सेक्ट, है ना, बिंदुसार ने आजीविका सेक्ट को, आजीविका अजीविक धर्म को ज्वाइन कर लिया था। अंडर हिज रूल ऑलमोस्ट द एंटायर सब कॉन्टिनेंट वाज अंडर द मौर्य एम्पायर। बिंदुसार रूल्ड फॉर 25 ईयर एंड डाइड इन 270, ठीक है ना। और 25 साल राज करने के बाद जो है सन 272 BC में, ईसा से 272 साल पहले, 272 ईयर्स बिफोर जीसस ही डाइड, ठीक है, वो मर गया। अब देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद भैया उनके बेटे आ गए बिंदुसार। अब बिंदुसार का बेटा है कौन, अशोक। बिंदुसार के 100 बेटे थे, है ना, और 100 बेटों का ऐसा है कि भैया 100 बेटे थे और उन 100 ही बेटों में जो है ये 272 में मरे भाई साहब, अपने 272 BC में जो है ये इनका निधन हुआ। और इनके 100 के 100 बेटों में जो है लड़ाइयाँ चालू हो गई कि कौन राजा बनेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का राजा बनना था उसको, पूरे देश का राजा, है ना, अरेबियन सी से उधर बंगाल, बे ऑफ बंगाल तक जो है इनका राज था। इतना बड़ा राज्य का सम्राट बनने की तो ललक सब में होगी। तो ये 100 के 100 जो बेटे थे लड़े और ये युद्ध 4 साल तक चला। और जो एक व्यक्ति, इन सब ने आपस में बहुत सारों ने एक दूसरे को मार दिया और फाइनली इन 100 में से एक जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा उभर कर आया, और जो फाइनली जिसने कहा जाता है कि उसने अपने सारे भाइयों को मरवाया या मरवाने में मदद करी, ठीक है ना, तो वो जो था भैया अशोक था, ठीक है। तो 4 साल के बाद 272 BC में तो भाई साहब ये मर गए थे, परंतु 4 साल तक युद्ध चला 100 भाइयों के बीच में। और एट द एंड ऑफ द डे अशोक वन द रेस इन 268 BC, ठीक है ना। तो ये देखेंगे, ठीक है। तो इसके पहले जो भाई साहब थे वो 272 में मरे थे, तो अगला राजा 272 में ही बन जाना था, परंतु अगला राजा जो बनता है वो 268 BC में बनता है। वो इसी कारण बनता है क्योंकि 4 साल तक ये सब के सब लड़ते रहे कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, ठीक है ना। तो अशोक ने सबको निपटाया। देयर वॉज ए 4 year सक्सेशन कन्फ्लिक्ट आफ्टर द डेट ऑफ बिंदुसार इन 272 BC। बिंदुसार वांटेड हिज सन। अच्छा, बिंदुसार क्या चाहता था? बिंदुसार अशोक को नहीं चाहता था। बिंदुसार किसे चाहता था राजा बनाना? तो बिंदुसार जो है उनका एक बेटा था सुसीमा जो है उसको अपना बेटा बनाना, उसको अपना राजगद्दी या राजा बनाना चाहता था। विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर नेम राधागुप्ता, है ना, और एक इनका मंत्री था जिसका नाम था राधागुप्ता। और राधागुप्त के मदद से उसने जो इनके 99 भाई है अशोक ने, उसके 99 भाइयों को 99 भाइयों को मरवा दिया, जिसमें ये भाई भी था सुसीमा, ठीक है ना। और और इसके बाद जो है अशोक का जो सन है अशोक ने जो है राजगद्दी हथिया ली, ठीक है, अपने 99 भाइयों को अपने एक मंत्री राधागुप्ता की मदद से मरवा कर, ठीक है ना। अशोक हैड बीन द वायसरॉय ऑफ तक्षशिला इन उज्जैन, ठीक है ना, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बिंदुसार।
जब बिंदुसार राजा था तब अशोक जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मौर्य डायनेस्टी में जो पूरे राज्य थे वो छोटे छोटे प्रोविंसेस में बटे हुए थे, और हर प्रोविंसेस का जो जो प्रिंस होता था, मतलब राजा होता था, वो राज्य घराने का ही होता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ये सब चालू किया था, बिंदुसार ने भी उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया। और बिंदुसार के समय क्या हुआ कि उसके बेटे जो थे, 100 बेटे थे, तो पूरे भारत को 100 भागों में बांटा उन्होंने, और एक एक राज्य को जो है अपना एक एक बेटा पकड़ा दिया, और वही राज का राज करते थे। तो ये जो भाई थे अपने अशोक, ये तक्षशिला और उज्जैन के राजा थे, बिंदुसार जब राजा था उस समय। द नेम ऑफ द अशोक occur in the minor rock debris found in the place of Karnataka and one in मध्य प्रदेश। द अदर नेम ऑफ द एम्पेयर इंक्लूड, है ना। तो अब ये सब चीज़ें होगी यहाँ तक। अशोक के अलग अलग नाम मिलते हैं ना। अशोक नाम जो है ना, ये पहले तो क्या था कि नाम ऐसे अपने को आज तक जो पढ़ने को मिलते हैं ना, ये नाम पहले ऐसे बोले नहीं जाते थे, पहले लिखने का कंसेप्ट ही नहीं होता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है लिखने की प्रथा चालू हुई, पर उस समय भी इतना लिखना संभव नहीं था कि भैया जो है एकदम से पढ़ लिख के इतने सारे लोगों ने पढ़ लिखा और लिखना चालू कर दिया, नहीं। धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ी। तो अशोक का जो नाम है, जब अशोक का समय आया तो अशोक के नाम को भी अलग अलग राइटरों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम मिलते हैं। कोई उसको किसी और नाम से बनाता है, कोई इसको किसी और नाम से बनाता है। तो जो सोर्स ऑफ नेम है अशोक के अलग अलग नाम है। तो सबसे फेमस नाम है वो प्रियदर्शन है या प्रियदर्शनी है, ठीक है ना। और भी जो हैं इनके ढेर सारे नाम हैं, वो नाम देख लेते हैं, और कहाँ पर वो नाम मिले हैं ये भी देख लेते हैं। ये याद रखना, प्रीलिम्स में ये आता ही है ना, कहीं पे भी पूछ लेते हैं कौन से आपको इनके जो है उस रॉक एडिक्ट में आपको ये मिले हैं, और ये सब चीज़ें आती है। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, देख लें इसको। तो इनका जो मक्सी का जो मिला है, मक्सी का जो दस्तावेज एडिक्ट मिला है, तो मक्सी के दस्तावेज में जो है इसका नाम, किसका, अशोक का नाम था बुद्ध सक्या, बुद्ध सक्या, ठीक है ना। बुद्धस्क्या ऐसे बोलते होंगे लोग उसको, ठीक है ना। सारनाथ का जो इंस्क्रिप्शन मिला है, सारनाथ अपने वहाँ पर वाराणसी के आसपास, तो वहाँ पर इसका नाम था धर्मशोक, इसका नाम था धर्मशोक मिला है। अशोक नाम अपन ने रखा बाद में, ठीक है ना। नाम इसके बहुत सारे थे राजा, क्योंकि अलग अलग एरिया में लोग इसको जानते तो थे नहीं, ये तो वहीं बैठता था मगध में, पूरे देश में इनका राज चल रहा। तो छोटे छोटे जो अलग अलग राज्य थे वो उन्होंने अपनी भाषा में इसका नाम रख दिया। मक्सी में इसका ये नाम था, सारनाथ में इसका ये नाम था। फिर जो है अगला नाम है देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय, ठीक है। इसका मतलब होता है मीनिंग बिलोव्ड ऑफ द गॉड्स, ठीक है ना। उसके बाद अगला नाम, इसका नाम रखा गया प्रियदर्शी, प्रियदर्शी का था मीनिंग ऑफ प्लीजिंग अपीयरेंस, है ना। बहुत अच्छा दिखने वाले को प्रियदर्शी नहीं बोलते, वाह, दर्शन प्रिय वाले। गिवन इन द श्रीलंकन बुद्धिस्ट कैनोनिकल, है ना। और ये नाम जो है प्रियदर्शी, ये श्रीलंका के एक बुद्धिस्ट क्रोनोलॉजिकल दीपांशा और महावंशा में जो है इसके बारे में लिखा गया है। श्रीलंका में 2 किताबें लिखी गई थी, दीपावंशा और महावंशा, बौद्ध धर्म की किताबें थी। उस बौद्ध धर्म की किताब में इस भाई साहब का नाम प्रियदर्शी लिखा गया था, ठीक है। तो इतने सारे नाम होते थे भाई के, अलग अलग काम होते थे इनके। आ गया, ठीक है ना। तो अब देखेंगे, तो वो जो 2 किताबें थी जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म की 2 टेक्स्ट थी, जिनका नाम था विपांसा और महावंशा, उन्होंने जो है अशोक की पत्नियों के बारे में भी बहुत लिखा है ना। श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाने का जो मेन वो था, वो अशोक ही था, ठीक है ना। अशोक ने ही अपने बेटे और बेटी को जो है श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। तो वहाँ पर जो बौद्ध धर्म फैला, तो वहाँ के जो बौद्ध गुरु थे उन्होंने अशोक के गुणगान किए, उसके बारे में लिखा, उसकी बायोग्राफी लिखी। तो उन्हीं में जो किताबें लिखी गई श्रीलंका में बौद्ध धर्म पे, उसी में 2 किताबें थी, दीपावंशा और महावंशा। इसी में अशोक के बारे में जानकारी मिली है, उसके बारे में, उसके अलग अलग नामों के बारे में, और उसकी विवाह के बारे में, है ना। उसकी मैरिज कितनी हुई थी और किससे कौन सा पुत्र जन्मा, ये सारी जानकारी अपने को इन 2 किताबों से आपको मिलेगी। ही वॉज मैरिड टू महादेवी, है ना। इन किताबों में लिखा हुआ है, इन दोनों किताबों में उसकी ये शादियों के बारे में लिखा है। अब शादियाँ पढ़ लेते अपन, कितनी बीवियाँ थी, क्या नाम था, उनसे क्या क्या बेटे पैदा हुए, है ना। बहुत सारी बीवियाँ होती थी पहले ऐसा नहीं था कि एक शादी कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। राजा है वो तो जितनी चाहे उतनी शादियाँ हो सकती थी। तो जो इम्पोर्टेंट बेटे हुए हैं राजा के, या जिस माता से हुए हैं, उनकी जिस वाइफ से जो है वो बेटे हुए हैं, बस वही अपन डिस्कस करेंगे। वरना तो अब बिंदुसार के 100 बेटे थे, अब 100 को तो डिस्कस करने से रहे, ठीक है ना। उनको 100 को डिस्कस करेंगे तो सभी भूल जाएंगे। तो केवल एक जो मेन महान उभर कर आया वो था भी अशोक, उसके बारे में अपन डिटेल कर। अशोक के भी ढेर सारे बेटे होंगे, उनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपन उनको देखेंगे, ठीक है।
क्योंकि इनके पता नहीं कितनी बीवियाँ थी और कितने बच्चे, इनको खुद ही नहीं पता होता होगा। ही वॉज मैरिड टू महादेवी, है ना। और उनका जो इसमें लिखा हुआ है कि अशोक का जो इसकी जो शादी हुई थी वो महादेवी से हुई थी, जो कि विदिशा जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ के मर्चेंट है, उसकी बेटी से शादी हुई थी इसकी। वॉज द मदर ऑफ महेंद्र एंड संघमित्रा। और ये जो महादेवी है, इन्हीं से अशोक और इस महादेवी से ही एक लड़का और एक लड़की का जन्म हुआ। लड़के का नाम था महेंद्र और लड़की का नाम था संघमित्रा। यही दोनों है जिसको बाद में अशोक जो है बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए साउथ एशिया या श्रीलंका वगैरह के क्षेत्र में भेजता है। द सेलिब्रेटेड चिल्ड्रन ऑफ द अशोक हु हेल्प्ड इन द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म, वही मैंने जो आपको बताया, ठीक है। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट आल्सो मेंशन द क्वीन, उसी टेक्स्ट में एक और पत्नी का जिक्र है। उस पत्नी का नाम है असंधिमित्ता। असंधिमित्ता नाम थे पत्नी का। एक थी महादेवी जिनसे वो 2 पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुई। एक दूसरी थी असंधिमित्ता, ठीक है ना, पद्मावती। ये इतनी सारी बीवियाँ हैं ना, इनके नाम देख लो, असंधिमित्ता, पद्मावती, तिसरखिटा, ठीक है ना। ये तिसरखिटा जो है, इन्होंने बौद्ध ट्री जो है, बोधि वृक्ष जो गौतम बुद्ध वाला जो था, मोक्ष मिला था, उसको काटने की कोशिश करी थी। एक कुरुवाकी, द ओनली क्वीन मेड इज मेंशन, द क्वीन सेड इट टू डिस्क्राइब टू द मदर ऑफ द प्रिंस तिवारा, द ओनली सन ऑफ अशोक टू बी मेंशन बाय द नेम ऑफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। और ऐसा बोला जाता है कि अशोक जो है, अशोक की बहुत सारी पत्नियां थी, तो जो वो अपनी कुछ जो सबसे होशियार पत्नी थी जिसका नाम था कुरुवाकी, इससे सलाह मशवरा करता था अपने राज्य को चलाने के लिए। इससे प्रॉब्लम डिस्कस करता था, क्योंकि पढ़ी लिखी थी, और पढ़ी लिखी थी इस वजह से जो है ये। और इसी कुरुवाकी से इनका जो है एक बेटा हुआ जिसका नाम है तिवारा, और यही तीव्र जो है इसके बारे में लिखा हुआ है जानकारी। बाकी इतनी पत्नियों से जो बेटे हुए थे, ढेर सारी पत्नियाँ होगी और भी होगी ढेर सारी, उनके बेटे बेटे के बारे में कोई जानकारी किसी भी इंस्क्रिप्शन में नहीं है। During Ashok region, the Maurya Empire covered the whole territory of the Hindu Kush to Bengal, extended over Afghanistan, Balochistan, and the whole India, including the Kashmir Valley and Nepal, except a small portion of Khara of the south, which was occupied by the Cholas and Pandyas, according to the Rock Edict Tera and by the Kalptras and the Satyaputras, as per the Rock Edict 2. ये सब लिखा हुआ ऐसा कि अशोक के समय पूरा अफगानिस्तान, काबुल, पाकिस्तान से लेकर बंगाल तक, और ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे साउथ तक, ठीक है ना, जो है सब पूरा का पूरा राज्य जो है किसके अंडर में था, अशोक के अंडर में आ चुका था, मौर्य के अंदर में आ चुका था। ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अशोक ने क्या किया, ही डेवलप डिप्लोमेटिक रिलेशन विद हिज कंटेम्प्रेरीज इन सीरिया, इजिप्ट, मैकेडोनिया, ठीक है ना, लीबिया, एलेक्जेंड्रिया ऑफ एपायरस, ठीक है। तो उसने उस ज़माने में जो है, जो बाहर दूसरे राज्य जो थे, बड़े बड़े राजा, उनसे जो है उसने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, ठीक है, और उनसे के साथ जो व्यापार के संबंध स्थापित किए, और कौन कौन से राजा से उसने संबंध स्थापित किए, इसकी डिटेल आपको ये दिख गई है, ठीक है ना। अशोक वॉज अ ग्रेट प्रोपोनेंट ऑफ बुद्धिज्म, ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, हिज चिल्ड्रन महेंद्र संघमित्रा सेंट टू श्रीलंका। वही लिख रखा है, अशोक अपॉइंट धर्म महामात्यस एंड प्रोपोगेट धर्म ड्यूरिंग हिज सेकंड धर्म यात्रा टूर, ही विजिटेड लुम्बिनी इन द बर्थ ऑफ द बुद्धा, ठीक है ना। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए अपने बेटों बेटियों को भी बोला, और उनको जितने भी इनके पास लोग थे उन सबको जो है इसने पूरी दुनिया में फैलाकर बौद्ध धर्म को फैलाने की प्रयास किया था। तो अशोक ने जो है एक कुछ लोगों को, मंत्रियों को भी नियुक्ति किया था, वो यही बौद्ध धर्म फैलाने का ही और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं फैलाने का ही काम करते थे। और वो जो काम, उनका जो नाम था वो था, और वो जो मतलब जो मंत्री होते थे उनको बोलते थे महामात्य, ठीक है ना। और वो महामात्य जो है उन मात्य, धर्म महामात्य बोला जाता था उस पद को, जो मंत्री होते थे जो धर्म फैलाने का काम करते, धर्म महामात्य, ठीक है ना। और इन्होंने धर्म महामात्यों ने जो है एक धर्म यात्रा करके चालू करी थी कि एक बार राज्य जो है बुद्ध के ज़माने से रिलेटेड, बुद्ध के जीवन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस है उनकी विजिट करे, ठीक है ना। तो 2 यात्रा हुई थी। तो जो दूसरी यात्रा हुई थी उसमें अशोक ने महामात्य के कहने पर जो है लुम्बिनी नामक जगह, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वहाँ पर जो गए वो, और वहाँ पर भी जो है वहाँ के स्क्रिप्ट मिले हैं, ठीक है ना, उसमें भी इन सब चीज़ों का जिक्र मिलेगा आपको, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये अशोक के बारे में। ही बैंड एनिमल सेक्रीफाइस, अशोक ने जो है बौद्ध धर्म ज्वाइन करने के बाद उसने एनिमल का जो बलि देना होता है ना, पशुओं की बलि, उसको बंद कर दिया गया। रेगुलेटेड द स्लाटर ऑफ द एनिमल फॉर द फूड, ठीक है ना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ धर्मशाला,
धर्मशालाएँ बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, सराय बनाई, ठीक है ना। अपने पूरे राज्य में जो है ये सारी चीज़ें हुई। इतनी बात आ गई आपको समझ में। तो अशोक एक बहुत महान राजा था और राजा बनने के लिए ही उसने अपने 99 भाइयों को मरवा दिया, ठीक है ना। तो अब आप समझ लो, महानता तो आप छोड़ो, पर क्या क्रूएलिटी दिखी होगी उस ज़माने में, है ना। तो अब ओरिजिनलिटी में तो ये बोला जाता है कि अशोक ने ये काम, ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। पर क्या हुआ ऐसा, क्योंकि वो इतना क्रूएल आदमी था कि उसने सत्ता पाने के लिए अपना पूरा परिवार 100 भाइयों का ख़त्म कर दिया, 99 भाइयों का, ठीक है ना। उनके भी बच्चों को भी ख़त्म कर ही दिया होगा ताकि यही राजा बना रहे, इसके बच्चे ही फिर राजा बने। तो इसने इतने लाखों लोगों को, इतने हज़ारों घर वालों को मार दिया, ठीक है ना। इतना क्रूअल था ये, मतलब मारने काटने का तो इनको मतलब शौक होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि एक युद्ध हुआ। युद्ध बोले तो साउथ इंडिया का युद्ध, जिसको बोलते हैं कलिंग का युद्ध। अब कलिंग के युद्ध में क्या हुआ, क्योंकि जो अपने भाई साहब थे अशोक, अशोक के पास पूरा था, ईस्ट टू वेस्ट पूरा एरिया उसने जीत रखा था, इसके पिताजी ने जीत रखा था, तो वो तो इसके कंट्रोल में था। ऊपर जो है जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे तक कलिंग को छोड़कर जो है पूरा एरिया जो है इनके भाई का जीता हुआ था। अब जो छोटा सा थोड़ा बहुत एरिया रह गया था कलिंग का, वो ये जीतना चाहते थे ताकि पूरे हिंदुस्तान पे जो इनका कब्जा हो, ठीक है। तो ये गए लड़ाई करने, ठीक है ना। इनके पास सेना थी, लाखों लोगों की सेना थी, तो इन्होंने कत्लेआम मचाया। और एक देखते हैं कलिंग वार, तो वो जो वार हुआ कलिंग वार, और उसी के बाद जो है पूरी कहानी बनी। और कलिंग वार के बाद ही जो है अशोक महान हुआ, उसके पहले अशोक की महानता को कोई नहीं पूछता था। कलिंग वार ने उसका जीवन परिवर्तन किया, और उस परिवर्तन के बाद उसने जो काम किए उसके अनुसार जो है अशोक को जो है इतना ज़्यादा महान राजा घोषित किया गया। अदरवाइज़ अगर अशोक कलिंग को वार के बाद बदलता नहीं तो उसको कोई नहीं पूछता, ठीक है ना। ये स्थिति है। कलिंग वार को देखेंगे अपन। कलिंग वार क्या हुआ। अशोक फॉट ओनली वन ऑफ द मेजर वार कॉल्ड द कलिंग वार, ठीक है ना। अशोक ने अपने जीवन में जो है सबसे मेजर जो एक लड़ाई लड़ी वो थी कलिंग की लड़ाई। क्यों ये एक लड़ाई ये मेजर क्यों हो गई, बाकी लड़ाइयाँ मेजर क्यों नहीं थी, क्योंकि बाकी तो इसके पिताजी ने वैसे जीत के रखा था, बाकी तो सब घर का था ही पहले से, तो अब जीतने की तो ज़रूरत थी नहीं उनको, तो लोगों को तो बस कलिंग जो था वो इसने अपने हाथ में चाहता था, ठीक है ना। इसने क्या किया, इस युद्ध में 1 लाख लोगों को मारा और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया। 1 लाख लोगों का कत्लेआम कर दिया भाई ने, ठीक है, जीतने के लिए। और जीत भी गया, कलिंग जीत गया अंततः, ठीक है ना। टेकन द वार फॉट सफरिंग्स, ग्रेट सफरिंग्स एंड अबंडन द पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन रिप्लेस बाय द धर्मगुप्ता, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा जो है ये परेशान हो गया था, और परेशान होने के बाद जो है ये इतनी ज़्यादा इसने काफ़ी सालों तक युद्ध चला, और युद्ध चलने के बाद जो है इतने लोग मर गए, और जितनों को पकड़ के लाए उनमें से बहुत सारे मर गए। प्रिजन जो जेलें होती थी पहले, इतनी सुविधा थोड़ी होती थी, वो जेलों में मर गए लोग। तो इतने लोगों के मरने के बाद जो है इसने जो है इसको लगा कि जीवन में जो है लड़ाई झगड़ा कर करके अब कुछ मिलने वाला नहीं है, तो क्या करें। तो इसने जो है जो बौद्ध गुरु थे उन गुरुओं को बुलाया और उनसे बात करी। तो बौद्ध गुरु ने इसको पूरी शिक्षा दी, क्योंकि बौद्ध तो अहिंसा पे काम करते थे, गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। तो अहिंसा पे जो है बोले कि अगर आपको ये सब करना ही है तो आप अलग तरीके से भी आप जो है राज्य जीत सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप क्यों मारना किसी को, ठीक है। तो इसने जो है फिर जो है अपने इनके जीवन को, जो बौद्ध गुरु थे उन्होंने के विचारों ने बहुत प्रभावित किया। अशोक रिटेन्ड कलिंग आफ्टर हिज कन्क्वेयर एंड incorporated it to his empire. The Kaling War did not make Ashok an extreme pacifist. He appointed a class of official Rajuka who were entrusted with the power of administering justice, ठीक है ना। तो वही सब जो है ये सब लिखा हुआ जो मैंने बताया आपको। अशोक कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ द कलिंग वार, और इस युद्ध के बाद जो है इन गुरुओं से मिलकर जो है वो कलिंग वार जो है उसने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गया बुद्ध धर्म में, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। ये बिकम ए मॉन्क, और वो एक साधु बन गया। एंड मेड ह्यूज गिफ्ट टू द बुद्धिस्ट एंड अंडरटुक धर्म यात्रास टू द बुद्धिस्ट श्राइन, ठीक है ना। और वो साधु बन गया। अशोक के पास बहुत पैसा था, तो बौद्ध धर्म को भी उससे बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है ना, क्योंकि धर्म जो है पैसों से ही फैलता है, पैसा नहीं तो धर्म नहीं। तो अशोक को जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बना लिया गया, और उसको जो है जब वो अनुयायी बन गया तो उससे पैसा निकाल के बौद्ध धर्म को ही फैलाने का, ये बौद्ध गुरुओं ने बोला कि अब आपकी जिम्मेदारी है, आप बौद्ध धर्म फैलाओ, ठीक है ना। और अहिंसा की बात करो, और लोगों से जब रिश्ता भी बनाना हो, किसी राज्य को कैप्चर करना हो, तो आप जो है लड़ाई झगड़ा करने की बजाय आप एक ऐसी संधि कर लें, ठीक है ना। तो वो यूँ ही आपको जो है अपना राज्य दे सकते हैं, इतना क्यों मारा काटी करनी हो, क्या मिलना आपको। तो ये सारी बातें हुई। द बुद्धिस्ट काउंसिल वर अंडर द हिम एंड द मिशंस वर टू सेंड साउथ इंडिया। ये
ठीक है। तो जो अशोक ने जो क्या है फिर धीरे धीरे काउंसिल्स बनाई और जो है अपने बेटों को काउंसिल्स को फिर मंत्री नियुक्त करे, धर्म महामात्य उनको टारगेट दिया कि तुम इस एरिया में जाके बौद्ध धर्म फैलाओगे, अपने बेटों को श्रीलंका भेजा, वहाँ पे धर्म फैलाओ, इधर फैलाओ उधर फैलाओ, पूरी दुनिया भर में जो है इसने बौद्ध धर्म को फैलाने का सबसे इम्पोर्टेंट काम किया अशोक ने, ठीक है ना। और इसीलिए अशोक को बौद्ध धर्म में बहुत अच्छा कहा गया है, क्योंकि उसने खुलेआम और खुल के जो है बौद्ध धर्म को ज़बरदस्त फंडिंग करी। तो अब आपको जो पैसा देगा और जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा, आप तो उसके बारे में लिखोगे। इसीलिए बौद्धों ने जो है अशोक को इतना लिखा कि उसने अशोक को जो है एक क्रूअल राजा से महान राजा लिख दिया, ठीक है। लिखते लिखते क्रूएलिटी से वो महानता की तरफ बढ़ गया। लिखा ही है, उसने जीवन भर हत्याएँ करी, भाइयों को मार दिया, परिवार को ख़त्म कर दिया, 1 लाख 1.5 लाख लोगों को तो उसने एक युद्ध में मार दिया। और पता नहीं जो जिनके बारे में नहीं लिखा उतने वो लोग कितने होंगे, ठीक है ना। इतने लोगों को मारने वाला राजा क्या दयालु हो सकता था? कह नहीं सकते, ठीक है। हो सकता है कि वाकई में जो है उसका हृदय परिवर्तन हुआ हो और इतनी ज़्यादा क्रूएल्टी देखने के बाद तो परेशान हुआ हो और उसके बाद जो है उसने ये सब छोड़ा हो। इसकी पूरी संभावना है और ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा मानते हुए जो है उसने बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया और बौद्ध धर्म को जो है अपनाकर उसने अहिंसा का रास्ता चुना, ठीक है। तो ये सारी बातें लिखी गई है इसमें। अब अशोक के अचीवमेंट तो आपको पता ही है, इतने सारे अचीवमेंट अपन ने पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। तो ये वही उनको कंपाइल किया गया है। कभी 5 नंबर में अगर सीधा आता है तो आप ये सारे पॉइंट जो है एक बार देख लें और इन पॉइंट को जो है आप नोट कर लें। कोई अलग पॉइंट दिख रहा हो तो मैं उसको समझाऊँ, अदरवाइज तो सब सेम ही लग रहा है। अशोक कंसिडर्ड ग्रेटेस्ट मिशनरी रोज है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। हाँ, अशोक ने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया था पूरे राज्य का, पूरे देश का। ही बाउंड द होल कंट्री टुगेदर इन वन धम्म, है ना। और उसने क्या किया कि उसने एक नया धर्म चलाया जिसको धम्म कहा गया, और वो चाहता था कि पूरे देश के सभी लोग जो है उसका पालन करें और कम से कम उस धर्म में तो हो, ठीक है ना। मतलब आप किसी और में भी हो सकते हो पर आप उसमें तो हो। कंट्री टुगेदर बाय द धर्म, और उस सभी जितने भी जो उस धर्म को फॉलो करें, धम्म को, वो एक भाषा बोलें, ठीक है ना। एक स्क्रिप्ट में लिखें, जिसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहा जाता था, ब्राह्मी लेखन कहा जाता था, है ना। जैसे अपन अभी हिंदी लिखते हैं, है ना, संस्कृत में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, तो ब्राह्मी भी एक स्क्रिप्ट लिखने का एक शैली होती थी उस ज़माने में। तो इसने एक पूरा एक देश बनाया, एक धर्म बनाया सभी का, ठीक है ना, एक भाषा बनाई सभी की, और उस भाषा में के जितने में लिखने का एक तरीका बनाया ताकि सभी लोग उसको पढ़ पाएँ, उस देश के सभी लोग। तो इसने क्या यूनिफिकेशन पे काम किया, पूरे देश को जोड़ने का काम किया, इसीलिए ये महान बना। स्प्रेड ऑफ टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट, अडॉप्टेड रिलीजियस प्रेयर एज वेल एज इन केस ऑफ स्टूडेंट लैंग्वेज, ही डिड नॉट ट्राई टू फोर्स हिज रिलीजियस फेथ, ठीक है ना। तो ये वही है। तो इसने जो है अपने धम्म को तो चलाया, पर इसने जो है दूसरा धम्म जो है ना, वो एक अलग प्रोसेस है। शुरुआती दौर में जो ये था भाई अपना अशोक, ये बौद्ध धर्म के गुरुओं से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को ज्वाइन करता है, काफ़ी साल तक ये बौद्ध धर्म को फैलाता है। फिर धीरे धीरे ये और भी लोगों के टच में आता है जो नॉन बुद्धिस्ट थे, जैन लोग थे, दूसरे धर्म के ब्राह्मण हो गए, ये हो गए, वो हो गए, इन सभी के टच में आता है। उसके बाद ये सभी धर्मों की अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर एक नया धर्म खोल देता है जो बौद्ध का ही कॉम्पिटिशन में चालू हो जाता है। हालांकि इसने और दूसरे धर्म को भी फंडिंग करी बाद में भी, परंतु इसने जो अपना धर्म था, ये चाहता था कि एक ऐसा धर्म हो जिसमें सभी धर्मों की अच्छी चीज़ें हो। बहुत सारे धर्म है जिसमें कुछ गलत चीज़ें हैं, कुछ में कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, पर जो धम्म इसने चालू किया था, उस धम्म में इसने सारे जितने भी उस समय के जो धर्म थे, उनकी जो सारी अच्छी चीज़ें थी, उनको इसने एक में ला के रख दिया कि बोले अब ये धर्म सब फॉलो करेंगे। आई बात समझ आपको? ये सब चल रहा था उस जमाने में। इन स्टडी स्क्रिप्ट अदर देन ब्राह्मी लाइक खोस्त्री एंड अरामिक एंड ग्रीक्स, ठीक है ना। ब्राह्मी के अलावा इसने खोरस्टी, अरामिक और ग्रीक में भी जो है अपने स्क्रिप्ट को लिखवाया। प्रमोशन ऑफ कल्चरल कॉन्टैक्ट, तो इसने जो है दूसरे राज्यों से भी कल्चरल कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करी, भारत में भी और भारत के बाहर भी, दूसरे विदेशों में भी। पॉलिसीज ऑफ पीस एंड नॉन एग्रेशन, है ना, जो पॉलिसी थी इसकी, पीस यानी शांति की, और नॉन एग्रेशन का मतलब होता है आक्रमण नहीं करना, है ना। अशोक इज़ नोन फॉर हिज पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन आक्रमण एंड नॉन एग्रेशन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलेगी, इतनी सारी चीज़ें अपने को डिटेल में पता है, ठीक है। तो ये अशोक के बारे में हो गया। अब अपन बात करेंगे अशोक के धम्म की, कि अशोक ने जो नया धर्म चलाया था,
है ना। बौद्ध धर्म नहीं चलाया था अशोक ने, शुरुआत में बौद्ध धर्म को फंडिंग करी थी, पर बाद में वो ये भी समझ गया था कि बौद्ध धर्म में भी शायद हो सकता है कि कुछ जो है उसको चीज़ें पसंद नहीं आई हो सकता है कि जो दूसरे धर्म गुरु है उन्होंने उसको ज़्यादा प्रभावित किया हो कि हमारे धर्म में भी तो और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप उन्हीं को क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अशोक को ये समझ में आ गया कि यार कोई भी एक चीज़ को फॉलो नहीं किया जा सकता, अब सभी धर्मों के सभी अच्छी चीज़ों को बना के एक नया धर्म मैं खोलूँगा, ठीक है ना। और ये भाई साहब ने एक नया धर्म खोल दिया जिसको बोला जाता है धम्म। धम्म की कुछ खास बातें हैं उसको मैं लिखूंगा, ये 5 नंबर 11 नंबर में 100% आने लायक क्वेश्चन है, इसको आप ढंग से देखें, सारे पॉइंट इसमें मैंने कवर कर दिए हैं। इसीलिए मेरे वीडियोस जो है इतने लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें उसमें डाल रहा हूँ, ठीक है ना। आप यूट्यूब पे देखेंगे वीडियोस, मैक्सिमम चीज़ें जो होती है वो या तो टीचर बोल देता है, ठीक है ना, या जो है पीपीटी या बाद में बताते हैं। दिक्कत ये है कि बाद में वो बोल के चले जाते हैं, फिर आधी चीज़ें तो जनता भूल जाती है। फिर जो पीपीटी देते हैं उस जो बाद में पीडीएफ और जो नोट्स मिलते हैं बाद में, तो उसमें भी पूरा कंटेंट ले नहीं सकते, ऐसा कैसा छापने तो बैठे नहीं है, ठीक है ना। तो ले दे के क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे वो पूरी प्रोसेस सुनने की, देखने की, दो घंटे उसको वीडियो को देखने की पूरी प्रोसेस शून्य हो जाती है। मैं यहाँ पे इसीलिए इतनी सारी चीज़ें बताता हूँ, लिखाता हूँ, जो भी चीज़ है वो यही है। तो आप मेरे वीडियो देखें, पीपीटी और पीडीएफ और ये तो आपको मिल ही जाती है, पर अगर मान लो वो नहीं भी मिले तो मेरे वीडियो को आप अपने नोट्स सीधे ही बना सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको ना तो किसी किताब में मिलना, ना कुछ इतना अरेंज्ड मिलना है, सब चीज़ें मिलेगी पर इतनी अस्त व्यस्त है कि आप उसको ढूंढने गए तो ही समय निकल जाएगा, और समय तो नहीं है, बाकी तो सब है अपने पास, समय नहीं है, ठीक है ना। तो हिज पॉलिसी ऑफ धम्मा वाज ब्रॉड कंसेप्ट। तो धम्म के बारे में अब देख लेते कि धम्म क्या था, ठीक है ना। तो धम्म में कुछ 7 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में देख लेते हैं। हालांकि एक धर्म है ये धम्म करके एक धर्म है। उस धर्म में जैसे जैन धर्म में अपन ने कितनी सारी चीज़ें पढ़ी थी, बौद्ध में कितनी सारी चीज़ें, तो इसमें भी बहुत उतनी ही सारी चीज़ें आएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपन डिस्कस कर रहे हैं। इस धर्म ने सभी धर्मों के अच्छे अच्छे पॉइंटों को ले लिया था। हिज पॉलिसी ऑफ धम्म वॉज ब्रॉड कॉन्सेप्ट, it was a way of life, code of conduct and a set of principles to be adopted and practiced by the people at large। हिंदी में लिखा हुआ है तो समझ में आ रहा होगा आपको, बड़ा आसानी से समझ में आ रहा है कि उसमें की जो धम्म की जो पॉलिसी थी वो बहुत ही ब्रॉड थी, बहुत ही महान, मतलब दिमाग खोल के लिखी गई थी। वो किसी भी धर्म जाति के लोगों से रिलेटेड नहीं थी। वो किस चीज़ पे बेस्ड थी, वो बेस्ड थी जीवन जीने के तरीके पे, वो बेस्ड थी अपने कर्म के तरीके के कैसे काम करना है, वो बेस्ड थी अपने प्रिंसिपल, जो ऐसे प्रिंसिपलों पे, सिद्धांतों पे वो बेस्ड थी वो पूरी थ्योरी या पूरा धर्म, जिसको मैक्सिमम लोग अपना पाएँ, ठीक है ना। किसी भी धर्म के उसमें विरोध नहीं था, सभी धर्म की अच्छी चीज़ें उन्होंने अपनाने की बात कही थी। इस प्रिंसिपल ऑफ धम्म और क्लियरली स्टेड इन हिज एक्ट, और उसके जो एडिक्ट है बाद में जो उसके मिले हैं लिखे हुए अशोक के, उसमें जो है धम्म की पूरी पॉलिसियाँ बताई गई है, ठीक है ना, किस प्रकार का धर्म होना चाहिए। तो इन्होंने बोला है क्या, ये देखेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है जो धम्म में थी। पहला, सर्विस टू फादर एंड मदर, अपने माँ बाप का ध्यान रखना, ख्याल रखना। प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा को प्रैक्टिस करना, अहिंसा नहीं करना कलिंग वार की तरह। लव ऑफ ट्रूथ, ठीक है ना, सत्य से प्रेम करना। रेवरेंस टू द टीचर्स, ठीक है ना। गुड ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव्स, है ना, अपने परिवार के बारे में इसने बहुत लिखा है। मतलब प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, फेस्टिवल गैदरिंग एंड अवॉइड एक्सपेंसिव एंड मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि एक तो इन्होंने एनिमल की जो सेक्रीफाइस होते थे, जो बलि दी जाती थी पशुओं की, और जो फेस्टिवल्स में जो बड़े फेस्टिवल होते थे, त्यौहार, उसमें जो भीड़ इकट्ठी होती थी फालतू की, उसमें भी लोग मर जाते थे। और बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंसिव जो खर्चे होते थे और एक्सपेंसिव सेरेमनीज जो होती थी, रिचुअल्स जो होती थी, उन सबको जो इसने अवॉइड किया, ठीक है ना, उन सबको इसने हटाया। ये सब फालतू के खर्चे को मतलब नहीं। एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द डायरेक्शन ऑफ सोशल फेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद द पीपल थ्रू द सिस्टम ऑफ धर्म यात्रा। और इसने एक धर्म यात्रा चालू करी। उस धर्म यात्रा में जो है पूरे देश में घूमता था। बौद्ध धर्म की जहाँ पे भी पिलग्रिम्स थे, वहाँ पे बौद्ध धर्म की जहाँ पे भी जो मंदिर थे, जो भी थे इनके स्तूप वगैरह, वहाँ पे जाता था ये। और जब ये जाता था तो पहले कोई ट्रेन या हवाई जहाज़ तो होते नहीं कि सीधा निकल गए, पता ही नहीं चले मंत्री जी कहाँ गए। रोड से जाते थे, सारे राज्यों से, गाँव से होते हुए जाती थी इनकी बैलगाड़ियाँ, रथ। तो उस समय ये लोगों से कांटेक्ट भी बनाते थे। वहाँ के लोगों का जो है महान सम्राट आ रहे तो वहाँ के लोगों की जो लोकल समस्याएं थी कि साहब नल नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, बिजली का तो नहीं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, टैक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, खाने को नहीं है, अकाल पड़ गया साहब,
टैक्स फ्री कर दो, ये कर दो वो। तो ये सारी समस्याएं भी जो लोगों से जान के जब ये यात्रा पे निकला ना, तब इसको अपने राज्य की समस्याओं के बारे में पता चला, तो तब इसने जो है अच्छा काम किया, ठीक है ना। ये सारी बातें जो है अशोक के धम्म में लिखी गई थी। फिर देखेंगे ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट बाय द मास्टर्स इन प्रिजन, ठीक है ना। और जो सर्वेंट होते थे वो उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, नौकरों के साथ, ये भी। नॉन वायलेंस टू द एनिमल एंड कर्सिव रिलेशन टू ब्राह्मण्स, नॉन एनिमल से नॉन वायलेंस, टॉलरेंस अमंग ऑल द रिलीजियस सेक्ट, ठीक है ना। जितने भी धार्मिक सेक्ट है, जितने भी धार्मिक पंथ है या लोग हैं, धर्म है, ठीक है ना, उनसे जो है टॉलरेंस के बारे में बात करी गई। कल्टिवेट थ्रू धम्म इंस्टेड ऑफ वार, और जो है वार की जगह, लड़ाइयों की जगह धम्म पर जो है फोर्स ध्यान दिया गया। धम्म बोले तो शांति पे, अहिंसा पे, है ना। एक मिनट देखना आप इसको। क्लियर है। तो ये भाई साहब जो है अलग ही चल रहे थे। अशोक डिड नॉट इक्वेट धम्म विद द बुद्धिस्ट टीचिंग, धम्म सिग्निफाइज ए जनरल कोड ऑफ कंडक्ट। अशोक विच दैट धम्म शुड स्प्रेड थ्रू ऑल द सोशल लेवल, ठीक है ना। अशोक चाहता था कि धम्म जो है, मेरा जो धर्म है, जो मैंने नया चलाया है, ये सभी लोगों तक पहुँचे और सभी का कल्याण हो, इस देश में जितने भी लोग रहते हैं उन सबका, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ रॉक एडिक्ट्स हैं। रॉक एडिक्ट्स बोला जाए तो, है ना, जो अशोक के समय लिखने की प्रथा तो चालू हो गई थी, पर किताब कागज़ वगैरह इतना प्रचलन में नहीं था, पेन पेंसिल और ये सब। उस समय जो लिखा जाता था वो लिखा जाता था बड़े बड़े पत्थरों पे, चट्टानों पे खोद खोद के, है ना, जो लिखते हैं ना अपन घसीट घसीट के, और वो हथौड़ी खैनी से मार मार के जो है लिखते थे पूरा। तो ये जो रॉक एडिक्ट मिले हैं, जो रॉक यानी चट्टानों पे जो खोद खोद के जो अशोक ने अपने धर्म के बारे में बताया, तो ये बड़े बड़े जितने भी राज्य थे वहाँ पे जाता और वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर लेता, मतलब ये नहीं लेता, ये इसने करवाया, और वहाँ पर जो है ये जो लिखता धर्म के बारे में वो उसने वहाँ पे, ठीक है ना, पाटलिपुत्र में एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया, बहुत बड़ा चट्टान पर्वत जैसी, उस पर्वत पहाड़ पे जो है गोद गोद के जो है पूरा लिखवा दिया कि इस प्रकार का नया धर्म चालू होगा और सभी देख लो यहाँ से कि इसको फॉलो करना अपने को, ठीक है। इस प्रकार से इसने सभी तरफ ये जो है रॉक रख के उस पर लिखने की प्रथा चालू करी, रॉक पे लिखने की, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना कि रॉक एडिक्ट इसको बोलते हैं। टोटल 13 रॉक एडिक्ट हैं जिसमें धम्म के बारे में बात की गई। उन 13 ही धम्म एडिक्ट को, रॉक एडिक्ट को मैं डिस्कस कर देता हूँ, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। लेते कि सब में जो है धम्म की ही बातें की गई है, तो आप जो है इसको देख लें। मेजर रॉक एडिक्ट डिक्लेयर्स प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस। पहला जो रॉक एडिक्ट है उसमें इसने जो है एनिमल सेक्रीफाइस को, है ना, बलि को, पशुओं की बलि को रोकने की बात कही गई है। दूसरा रॉक एडिक्ट जो है उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट, पशुओं और मनुष्यों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट, रोड बनाने की, वेल्स की, ट्री प्लानिंग की, है ना, ये एक अच्छे समाज की वो है ना, सोशल समाज जो है डेवलपमेंट, जो धम्म के द्वारा ये चाहता था, ये सब चीज़ें उस धम्म में लिखी हुई है। इस रॉक एडिक्ट में धम्म के अनुसार ये सब चीज़ें आपको करवानी है अपने राज्य में। फिर है तीसरा वाला जो था, ठीक है ना, इसमें लिबर्टी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स इन सन्मान्स इन द वर्च्यू रेस्पेक्ट टू द मदर एंड फादर, माँ बाप की इज्जत के बारे में लिखी गई थी। ए टूर ऑफ इंस्पेक्शन विच वॉज सम ऑफ द कैटेगरीज ऑफिशियल अंडर द 5 ईयर, और इसने जो है हर 5 साल में अपने अधिकारियों, जिसको धर्म अमात्य बोलते हैं, उनको बोला कि हर 5 साल में आप एक टूर लगाएं अपने राज्य में, और वहाँ पर जो है लोगों में ये धर्म को जो है फैलाएं, इसकी शिक्षाओं के बारे में ज्ञान दे, वो सर्वे करें कि लोग बदल भी रहे कि नहीं, कि हम बस यूँ करे जा रहे हैं। तो सर्वे करके उसका मतलब फीडबैक ले और क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं वो डालो। तो ये आपको मिलेगा तीसरे रॉक में। चौथे रॉक में क्या लिखा हुआ, चौथी चट्टान में ये लिखा हुआ, चौथी चट्टान में कि ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ धम्म द लेक ऑफ मॉरलिटी एंड डिसरेस्पेक्ट टुवर्ड द ब्राह्मण से शर्मन्स वायलेंस है। और ये कहा कि धम्म के कारण जो होता है ब्राह्मण और जो शर्मन्स है उनके बीच में जो है वो वायलेंस और उनके बीच में जो घृणा की जो स्थिति है वो उसको कम करने की बात की गई है, ठीक है ना। रिलेटिव्स एंड अदर्स इवल्स इट इज काइंड हैज बीन चेक्ड, दिस किलिंग्स ऑफ एनिमल लार्ज एक्सटेंट वाज स्टॉप्ड। और किसी भी प्रकार की शत्रुता दुश्मनी की बात नहीं की गई है। अपॉइंटमेंट ऑफ द धर्म महामात्य, 5वें में लिखा गया है कि एक धर्म महामात्य की नियुक्ति की जाएगी। उसका काम ये होगा कि बौद्ध धर्म को फैलाना, प्लानिंग बनाना कि कैसे फैले धर्म, ठीक है ना। तो धर्म महामात्य का जो है फर्स्ट टाइम इन द 12th ईयर ऑफ द रीजन। छठे में इसने लिखा है इंस्ट्रक्शन टू धम्म, और इसने छठे में जो है इन धम्म महामात्य को जो है ऑर्डर दिया है। क्या ऑर्डर दिया है?
कि वो अपनी रिपोर्ट धर्म से रिलेटेड अगर कोई वो रिपोर्ट होती है तो वो डायरेक्ट मुझे आके कांटेक्ट करेंगे, है ना। उसके लिए चाहे मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, अगर मैं मीटिंग में भी बैठा हूँ, चाहे मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं खाना खा रहा हूँ, चाहे मैं सो रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ धर्म से रिलेटेड है और इसको फैलाने में या इस प्रकार को समस्या आ रही है, कुछ आ रही है, तो आप तुरंत उसी समय आके आप मुझसे मिल सकते हैं। उसने आर्डर दिया है आपको धर्म महामात्यों को, ठीक है ना। ये सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसी में जो लिखा हुआ है कि इसी क्यों इसलिए लिखा है क्योंकि अगर धर्म अच्छे से फैलेगा ना तो उससे जो है रिश्ते बनेंगे दूसरे राज्यों से, और जितने अच्छे रिश्ते बनेंगे उतना ज़्यादा व्यापार होगा, उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलप होगी, ये सब चीज़ें। फिर 7वें में क्या बोला गया है, द प्लीट ऑफ टॉलरेंस अमंग द ऑल द सेक्ट, ठीक है। जितने भी धर्म है उनके बीच में जो है एक शांति बनाने की बात की गई है, ठीक है ना। ये सब बातें की गई है। जो 8वां है उसमें ये लिखा हुआ है कि धर्म यात्रा की जाएगी, और धर्म यात्रा में जो है मैं मतलब अशोक जो है पूरे देश में घूमेगा और धर्म यात्रा में से जो है वो लोगों से जुड़ने की कोशिश करेगा, है ना। कॉन्टेक्ट विद द वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपल इन द एम्पायर। 9वें वाले में बोला है कि अटैक्स सेरेमनीज परफॉर्म्ड, थे ना, कुछ सेरेमनीज जो बर्थ, इलनेस, मैरिज, है ना, इस प्रकार की जो सेरेमनीज थी उन सबको जो है, और जो यूजलेस सेरेमनी थी जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई बच्चा पैदा हो रहा तो पार्टियाँ दे रहे, कर रहे, ढोल बजा रहे, ठीक है ना। कोई मर गया तो एक बहुत बड़ी जो है सभा रखी, पूरा इतना लाखों लोग, हज़ारों लोग आ रहे हैं, इस प्रकार से, ठीक है। या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ जो मतलब कोई सेंस नहीं था पर खर्चा किया जा रहा है, तो इन सबको जो है उसने इस एडिक्ट में, इस रॉक में जो है मना किया कि बोले यार ये सब फालतू खर्चे बंद करो, जितनों को बुलाना उतना को बुलाओ, इतने हज़ारों को क्यों बुला रहे हो। मेजर रॉक एडिक्ट डिनाउंस फेम एंड ग्लोरी एंड द रीअसेट द मेरिट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। 11वें में इन्फोसिस ऑन द एल्डर्स, अपने बुजुर्गों पे जोर दिया उसने, ठीक है ना, एनिमल्स वगैरह के ख़त्म करने की। 12वें में जो है उसने सभी धर्मों के बारे में बात करी। 13वें में जो है फिर जो है धर्म इंस्टेड ऑफ वार, और धर्म को फॉलो किया जाए, वार को न फॉलो जाए। तो ये टोटल 13 मेजर रॉक एडिक्ट है, इनको आप एक बार पढ़ लें, गो थ्रू हो लें। ये सभी में जो है इन 13 में धम्म के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार का धम्म अशोक चाहता था। एक बार गो थ्रू हो लें, समझ में आ जाएंगे, सब ईजी है ये, ठीक है। तो ये आ गए भैया अपनी, ठीक है। तो इतना आज हो गया है, इसके आगे कई मैं क्लास कर लूँगा। तो कोशिश करें आपके मेरे वीडियोस के सारे वीडियोस देख लें, अभी ज़्यादा वीडियोस नहीं हुए हैं, तो अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को अगर कंटिन्यू करेंगे ना तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, आपको इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मेरे वीडियोस हैं इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, लाइक करने से ही, है ना, लाइक और शेयर ज़रूर करें, उसी से जो है यूट्यूब दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करता है वीडियोज़ देखने के लिए ये, ठीक है ना। और नोट्स को फॉलो करें, और सारा कंटेंट तो यही है, आप बस पढ़ते रहें, ध्यान लगाकर एक बार सुन ले और अपने नोट्स बना ले, ठीक है। थैंक यू। इसके आगे का अपन अगली क्लास में देखेंगे।